नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 8 विषय हिंदी, जिनमें हमारी काव्य है 8, जिनका नाम है माँ कह एक कहानी। यह इनका साहित्य प्रकार कौन सा रहेगा? काव्य। आप लोग जिस प्रकार मौखिक काव्य तैयार करते हैं उस प्रकार इस काव्य को तैयार नहीं करना है, क्योंकि यह काव्य एक सम्मान शैली के आधारित है और इनके कवि है मैथिली शरण गुप्त। पहले हम बात करें मैथिली शरण गुप्त की, तो उनका जन्म चिरंगांव झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ है और कहा जाता है कि उनको बचपन से ही कविताओं में काफी रुचि थी। उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से भारतीय जीवन को प्रस्तुत किया है। तो साकेत उनका एक रचित महाकाव्य भी है। तो इनके अलावा पंचवटी, यशोधरा, भारत भारती जैसे कई प्रसिद्ध कृति उनकी मिली हुई है, जिनके द्वारा उन्हें काफी प्रसिद्धि मिली है। यहाँ पर हम देखेंगे तो जो हमारी काव्य है वह किस पर आधारित है? यह काव्य तो है लेकिन सम्मान शैली में है। दो व्यक्तियों के बीच बात चल रही है जिनके द्वारा इस काव्य को समझना है। तो किसके बारे में बात है? तो आप जानते हैं हमारे भारत देश में कई धर्म प्रचलित है, उनमें से एक है बौद्ध धर्म भी, परंतु इस बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध माने जाते हैं और उनके जीवन में उन्होंने जीव दया को ज्यादा महत्व दिया है। तो यह कहानी जो है, यह जो बात है जिनमें सिद्धार्थ की पत्नी यशोधरा और उनका पुत्र राहुल दोनों के बीच में एक बात हो रही है, जिनमें यशोधरा अपने पुत्र राहुल को एक कहानी सुना रही है और राहुल अपनी माँ से कहानी को पूरी तरह सुन रहा है। और जिनमें एक नाम आता है सिद्धार्थ। तो जो सिद्धार्थ है वे ही आगे चलकर बुद्ध के नाम से जाने गए हैं। यह शायद आप लोग छोटा सा परिचय जानते होंगे। तो इस काव्य में कौन से टॉपिक पर हमें बात समझनी है? तो मारने वाले से बचाने वाला ज्यादा महत्वपूर्ण कहलाता है या तो उचित कहलाता है। इस एक छोटी सी पंक्ति को पूरी काव्य में हमें समझनी है। किस रूप में? समान से में। कौन सुना रहा है? यशोधरा सुना रही है। किसको सुना रही है? सिद्धार्थ के पुत्र राहुल को सुना रही है। तीनों एक वाक्य के प्रश्न हमारे सामने यहाँ से निकलते हैं। समझ लीजिए, स्वाध्याय में कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनके उत्तर तो आप लिखेंगे ही, परंतु कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं जो बाहर से यानी कि पूरी काव्य से भी हमें पूछे जाते हैं। तो 3 एक वाक्य के प्रश्न हो चुके। मैथिली शरण गुप्त इनके कवि है। चौथा प्रश्न एक वाक्य का हुआ। इनका साहित्य प्रकार काव्य है जो समान शैली में लिखा गया है। पांचवा एक वाक्य का जो प्रश्न हुआ। अब देखते हैं काव्य की। तो आप देखेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक, पहले बात यह और है कि आप जब भी यह काव्य सुन रहे हैं तो अपनी पाठ्य पुस्तक और पेंसिल अपने हाथ में रखेंगे, ताकि कोई भी कठिन शब्द हो तो आप उनका अर्थ लिख सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे तो आपके सामने बोर्ड पर पूरी काव्य लिखी हुई है, फिर भी आप अपनी पाठ्य पुस्तक साथ में रखेंगे। तो आप देखेंगे कि दोनों के बीच बात चल रही है। एक व्यक्ति दूसरा उत्तर देता है, दूसरा बोलता है तो उनका उत्तर है। तो यह बात किनके बीच है? राहुल और यशोधरा के बीच है। आइए देखते हैं, इस काव्य को गाकर भी हम समझ सकते हैं। कैसे? माँ कह एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तुमने मुझको अपनी नानी। इस प्रकार काव्य को गाकर भी हम समझ सकते हैं, लेकिन आप पहले पूरी काव्य को समझ लें। माँ कह एक कहानी, जो विधान है राहुल बोल रहा है। किसको कह रहा है? उनकी माँ को कह रहा है कि माँ आज मुझे एक कहानी सुननी है, तू मुझे एक कहानी सुना। तो उनकी माता क्या कहती है कि बेटा क्या तूने मुझको अपनी नानी समझ लिया है? अक्सर हम देखते हैं हमारे समाज में क्या है, दादी और नानी ही ज्यादातर हमें कहानियां सुनाती है, या तो बुआ है या तो मौसी है, वो हमें कहानी सुनाती है। तो उनकी माता कहती है कि क्या तूने मुझको नानी समझ लिया है? मैं तुम्हारी नानी थोड़ी हूँ कि तुमको एक कहानी सुनाऊं। दोनों के बीच बात आगे चलती है। वह कहती है, राहुल कहता है, कहती है मुझसे यह चेटी, चेटी का अर्थ होता है दासी या तो सेविका, तू मेरी नानी की बेटी। राहुल यहाँ पर हंसी मजाक वाली बात करता है कि तुम्हारी जो दासी है, सेविका है, वो तो मुझे बताती है कि तू तो मेरी नानी की बेटी ही है, इसलिए तू मुझे कोई भी कहानी सुना सकती है। कह माँ कह, लेटी ही लेटी, यानी तू लेटे लेटे सोते सोते मुझे सुना। पर क्या सुना? राजा था या रानी? माँ कह एक कहानी। राहुल क्या करता है? अपनी माँ से कहानी सुनाने के लिए कहता है, लेकिन कहानी की शुरुआत तो वो खुद ही कर देता है। माँ तू लेटी लेटी मुझे सुना, लेकिन मुझे बता उस कहानी में एक राजा था या रानी? आप सभी लोग अपनी दादी नानी से कहानी सुनते होंगे बचपन में, तो ज्यादातर कहानियों में राजा, परी, रानी की ऐसी ही कहानियां सुनी होगी। तो राहुल क्या करता है? अपने आप ही कहानी शुरू कर देता है और उनकी माता से कहता
मानधन, मानधन का अर्थ है पुत्र, दोनों समानार्थी शब्द है। मेरे, यशोधरा अपने पुत्र से कहती है कि हे मेरे जिद्दी पुत्र, तू किसी की बात सुनने वाला नहीं है। सुन, उपवन में, उपवन का अर्थ है बाग, बगीचा। मैं बड़े सवेरे, तात यानी पिता, भ्रमण यानी घूमना, तेरे जहाँ सुरभि मनमानी, सुरभि यानी पवन, मनमानी यानी अपने मन के अनुसार। यह अर्थ हमने देख लिए जो समानार्थी शब्द में पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं कि उनकी माता ने कहा कि तू मेरा एक जिद्दी पुत्र है, किसी की बात सुनने वाला नहीं है। तो सुन, एक दिन बड़े सवेरे, उपवन यानी बाग में, तात यानी तेरे पिता बड़े सवेरे क्या कर रहे थे, घूम रहे थे। और जहाँ पर वातावरण कैसा था, माहौल कैसा था, चारों ओर जो पवन है मनमाने रूप में चारों ओर घूम रहा है। उनके पिता तो घूम रहे थे, लेकिन प्रकृति में जो माहौल था उनमें पवन भी चारों ओर घूम रहा था। अब बात आगे देखते हैं। तो जहाँ सुरभि मनमानी, हाँ माँ यही कहानी, राहुल बीच में टोक देता है। जहाँ सुरभि मनमानी रूप से घूम रही थी, हाँ यही कहानी मुझे सुननी है। इसलिए उनकी माता कहानी को आगे बताते हुए कहती है कि वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल के हिम बिंदु झिले थे। वर्ण वर्ण यानी रंग बेरंगी रंग के फूल चारों ओर खिले हुए थे। उस बाग का माहौल कैसा था, वर्णन कैसा था, आपको सविस्तर प्रश्न में पूछा जाता है। तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ से उनका उत्तर प्राप्त होता है कि उस उपवन में चारों ओर वर्ण वर्ण यानी रंग बेरंगी फूल खिले हुए थे। झलमल के हिम बिंदु झिले थे, हिम बिंदु यानी ओस की बूंदे, जिन्हें हम क्या कहते हैं, गुजराती में झाकल कहते हैं। तो सुबह का माहौल है, इसलिए वहां पर उस फूल पर ओस के बूंदे गिरे हुए थे, हल्के झोंके हिल मिले थे। जहाँ सुरभि मनमानी रूप में फैली हुई थी, तो पवन की वजह से ये सारे फूल क्या कर रहे थे, चारों ओर हिल रहे थे। और उनके ऊपर जो ओस की बूंद के पानी के जो बूंद थे वो भी चारों ओर हिल रहे थे। इसी प्रकार सुंदर फूल दिखाई देते हैं, तो रंग बेरंगी फूल के साथ साथ उनके ऊपर जो ओस की बूंदे गिरी है वो भी रंग बेरंगी दिख रही है। राहुल कहता है, लहराता था पानी, हाँ हाँ माँ मुझे यही कहानी सुननी है। राहुल को लगता है कि उनकी माता अपने बीच में कहानी छोड़ देगी, इसलिए वो क्या करता है, हाँ माँ यही मुझे कहानी आगे सुननी है। इसलिए उनकी माता उन्हें समझाती है। घाटे थे खब, खब का अर्थ यहाँ पर क्या होगा, पक्षी, समानार्थी शब्द है। फिर कहते हैं कल कल स्वर में, कल कल यानी मधुर स्वर में, सहसा यानी एकाएक, हंस गिरा, बिद बिद यानी घायल होकर, खग यानी पक्षी, सर यानी बाण, तीर, जो तीर होता है उनसे वह पक्षी घायल हो चुका था। हुई पक्ष की हानि, पक्ष का अर्थ क्या है, उनके पंखों की, उनके पक्षी के जो पंख थे वे घायल हो चुके थे। पक्ष का अर्थ है पंख यानी पंख, जो हमारा समानार्थी शब्द है। उनकी माता उन्हें कहती है कि उन सुबह सवेरे बगीचे में गाते थे पक्षी कलकल स्वर में, जहाँ पर पवन अपने मनमाने रूप से घूम रहा था, तो चारों ओर पक्षी क्या कर रहे थे, अपने कलकल कलकल मधुर स्वर में अपने गीत गुनगुना रहे थे। आप लोग जानते होंगे जो सुबह के समय में आप देखेंगे तो पंछियों की आवाज़ आप लोगों ने भी सुनी होगी। तो ऊपर में भी पक्षी चारों ओर अपने मधुर स्वर में गीत गा रहे थे। सहसा, अचानक, यह समानार्थी शब्द है। अचानक एक हंस ऊपर से आ गिरा, और वह हंस कैसी हालत में गिरा था, आपको एक मार्क्स के प्रश्न में पूछा जाए कि कौन सा पक्षी गिरा था, तो हंस गिरा था। वह कैसी हालत में गिरा था, तो उनकी जो बिंद होकर गिरा था यानी घायल हालत में गिरा था। उनके जो पंख थे वो किसी ने उनमें तीर मार दिया था, और वह बेचारा घायल हालत में नीचे गिरा था। अब यह बात सुनकर तो राहुल भी चौंक उठा। अब आगे क्या हुआ होगा, तो यह जानने के लिए वो उनकी माता से फिर प्रश्न करता है, हुई उनके पंख की हानि, करुणा भरी कहानी। तो यह बहुत करुण कथा है। आगे क्या हुआ माँ, और मुझे सुना, तो उनकी माता उन्हें सुनाती है। चौंक यानी आश्चर्य से, उन्होंने उसे उठाया, उन्होंने यानी किसने उठाया होगा, तुम्हारे पिता ने उसे उठा लिया, क्योंकि वह जीव दया को ज्यादा महत्व देते थे। नया जन्म सा उसने पाया, जैसे ही तुम्हारे पिता ने उस हंस को उठाया तो उस हंस को जैसे नया जीवन मिल गया। इतने में आखेटक आया, आखेटक भी हमारा समानार्थी शब्द है। आखेटक का अर्थ है शिकारी। जो शिकारी ने उस पक्षी को तीर मारा था, उनका निशाना सही लगा था, इसलिए वो तो दौड़ता हुआ आ चुका, और उसने देखा कि लक्ष्य सिद्धि का मानी, मानी का अर्थ है अभिमानी, घमंडी, और लक्ष्य जिनका निशाना सही लगा है, ऐसा शिकारी वहां पर आकर पहुंच जाता है। तो उनकी माता ने कहा कि जो शिकारी था, आखिर
आखेटक यानी जो शिकारी था, जिसने इस हंस का शिकार किया था, उन्होंने देखा कि हंस तो घायल हो चुका है, इसलिए अपना शिकार लेने के लिए तुरंत वहां पर आकर पहुंच जाता है और देखता है। तो राहुल कहता है कि लक्ष्य सिद्धि का मानी अभिमानी व्यक्ति जिसने निशान साधा है, जो क्रूर है, हत्यारा है, वह वहां पर पहुंचाया। ओह, अब तो कहानी कैसी होगी? कोमल से कठिन कहानी हो गई। जो कोमल कहानी में सुन रहा था वो तो कठोर हो चुकी है। आगे क्या हुआ? तो उनकी माता उनसे कहती है, मांगा उसने आहत पक्षी। आहत हमारा समानार्थी शब्द है, यानी घायल, जिनका अर्थ क्या है? घायल। तेरे तात, तात यानी पिता, किंतु थे रक्षी, रक्षी का अर्थ होता है रक्षण करना। तब उसने जो था खग पक्षी, खग पक्षी का अर्थ होता है पक्षियों का मांस खाने वाला। यह भी एक हमारा समानार्थी शब्द है। हठ करने की ठानी, ठानी यानी जिद की, उसने हठ की। उसने क्या किया? आकर उसने क्या किया? तुम्हारे पिता से वह घायल पक्षी जो निशान उनका सही लगा था, वह पक्षी उसने मांग लिया। और उसने क्या कहा कि यह तो खग पक्षी यानी जो मांस खाने वाला था, इसलिए उसने उस हंस का शिकार किया था। और आकर तेरे पिता से वह अपना पक्षी मांगता है, अपना शिकार मांगता है। यहाँ पर राहुल कहता है कि हठ करने की ठानी, मेरे जैसा ही जिद्दी था। तो अब तो बढ़ चली कहानी, फिर तो बात आगे और बढ़ गई होगी। तो उनकी माता कहती है, हाँ, फिर बात आगे और बढ़ गई। इनमें क्या हुआ? हुआ विवाद। सदैव और निर्दय, दो शब्द आपके सामने नए हैं, शायद आपने पहले ही सुने होंगे। सदैव यानी दया करने वाला, निर्दय यानी जिसमें किसी भी प्रकार की कोई दया नहीं है, ऐसा। तो यहाँ पर दया करने वाला कौन था? राहुल के पिता। निर्दय दयाहीन कौन था? वह शिकारी जो आखेटक था। दोनों के बीच में क्या हुआ? विवाद हुआ, संघर्ष हुआ, झगड़ा हुआ। अभय, अभय यानी दोनों, यह भी हमारा एक समानार्थी शब्द है। अभय आग्रही थे स्व विषय में, स्व विषय यानी अपने अपने विषय में। आखेटक कहता है कि मैंने इसका शिकार किया है, वो मेरा पक्षी है। और तुम्हारे पिता कहते हैं कि तुमने तुमने मार दिया था, फिर उनको नया जीवन तो मैंने दिया है, इसलिए अब यह पक्षी मेरा है। दोनों अपने विषय में क्या कर रहे हैं? झगड़ रहे हैं। अब बात इतनी बढ़ जाती है कि उन्हें न्यायालय में जाना पड़ता है। गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी। और बात इतनी बढ़ गई कि सबको पता चल गया इन दोनों के बीच किस कारण झगड़ा हुआ है। तो अब न्याय कौन दे सकता है? न्याय तो आखिर न्यायाधीश ही देते हैं। इसलिए यह बात न्यायालय में चली गई और सभी लोगों के में यह बात कैसी हो गई? सभी ने जानी और सुनी कि आखिर न्याय किसको देना चाहिए। अब राहुल कहता है, सुनी सभी ने जानी। व्यापक में कहानी, व्यापक यानी फैल जाना, पूरे गांव, पूरे मोहल्ले में यह बात क्या होती है? फैल जाती है कि एक शिकारी ने पक्षी को मारा, तो एक व्यक्ति ने उसे बचाया। अब बात यह हो रही है कि यह पक्षी किसका होना चाहिए? अब बात आप भी बताइए, पक्षी किसका होना चाहिए? तो यही बात तो उनकी माता उनको इस राहुल को सुनाना चाहती है कि आखिर किसको बचाना चाहिए, किसकी बात यहाँ पर न्याय, यदि न्याय ही देना है तो न्याय किसके पक्ष में होना चाहिए? मारा था उसके पक्ष में, क्योंकि वो तो कहता है कि मैंने मारा था इसलिए तुम्हें मिला। तो बचाने वाला कहता है कि तुमने तो मार दिया था, बचाया तो मैंने, तो यह तो मेरा होना चाहिए। दोनों के बीच में अब न्याय करने की बात आती है। तो यहाँ पर हमें एक बात और भी समझने को मिलती है कि सच्चा न्याय सच्चा ही होना चाहिए, तो ही न्याय का मतलब है, महत्व है, वरना तो न्याय का कोई मतलब ही नहीं। लोग क्या करेंगे? लोगों को ऐसे ही परेशान करते रहेंगे, बचाने वाले का तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा। इसी बात को पूरी कविता में हमें समझनी है। तो अब आगे देखते हैं कि उनकी माता कहती है, राहुल तू निर्णय कर इसका। जिस प्रकार मैंने आपको पूछा कि आप बताइए किसका निर्णय होना चाहिए, तो उनकी माता भी राहुल को कहती है कि मैंने तो तुम्हें पूरी कहानी सुनाई, अब तू ही मुझे बता, इसमें जो न्यायाधीश है वो किसका पक्ष लेंगे? न्याय पक्ष लेता है किसका? कह दे निर्भय जय हो जिसका। निर्भय यानी बिना डरे। तू अब बिना डरे मुझे बता दे कि इनमें जय किसकी होगी, यानी विजय किसकी होगी, कौन जीतेगा, किसको यह पक्ष मिलेगा। सुन लो तेरी बानी, बानी यानी वाणी। अब मैं भी सुनना चाहती हूँ कि तुमने इस कहानी से क्या सीख ली है, मैं भी तेरी वाणी सुनना चाहती हूँ। तो राहुल क्या कहता है? वो भी आपकी तरह छूटना चाहता है। कक्षा में आपको कोई टीचर प्रश्न पूछता है, आप क्या कहते हैं? मैं नहीं ये बताएगा, मैं नहीं वो बताएगा, ठीक है। तो राहुल भी क्या कहता है? माँ मेरी क्या बानी, मैं तो सुन रहा हूँ कहानी, मैं क्या सुनाऊँ, अभी तो मैं पूरी कहानी सुनना भी बाकी है, सुन रहा हूँ। इसलिए उनकी माताओं ने आखिर जो काव्य का सार है वो समझाती है। क्या समझाती है? कि कोई यदि निरपराध को मारे, निरपराध का क्या होगा? जिनका कोई अपराधी नहीं है, जिनका कोई गुनाह ही नहीं है, यदि कोई निरपराध को मारे तो क्यों दूसरे उसे न उबारे? यदि किसी का कोई गुनाह ही नहीं है, वो बेचारे का कोई वाक ही नहीं है,
उन्होंने कोई अपराधी नहीं किया है, तो दूसरा क्यों उसको नहीं बचाएगा। रक्षक पर भक्षक वाले, रक्षक यानी रक्षा करने पर ही भक्षक को सजा मिलनी चाहिए। न्याय दया का दानी, तो इसमें न्याय किसका मिलेगा, किसको मिलेगा, जिसने दया की है उसको ही न्याय मिलेगा। रक्षक पर भक्षक वाले यानी बचाने वाले से मारने वाला गुना ही है, यानी मारने वाले से बचाने वाला बड़ा कहलाता है, वह दानी कहलाता है। इसलिए यदि यहाँ पर न्याय करना है तो जिसने दया की है उस पक्षी की, यह पक्षी उसका ही होगा। तो दया किसने की थी, जो राहुल के पिता थे, बड़े सवेरे ऊपर में घूम रहे थे, एक अचानक पक्षी गिरा, उन्होंने देखा तो उन्होंने उसकी रक्षा की, उन्हें नया जीवन मिला। तो यह व्यक्ति थे जिन्होंने दया की थी, तो पक्षी भी दया करने वाले व्यक्ति को ही मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने तुमको नया जन्म दिया था, तभी वो पक्षी जीवित रह पाया ना। इसलिए यहाँ पर बात हुई कि दया किसके पक्ष में होनी चाहिए, न्याय किसके पक्ष में होने चाहिए, जिसने इस पक्षी को नया जन्म दिया, नया जीवन दिया, जिनकी दया की, उनके पक्ष में ही न्याय होना चाहिए। यहाँ पर न्याय है वो सही तरह से साबित होता है। आप लोगों ने भी समझा कि न्याय किसको मिला, जिसने दया की उसने मिला। तो आगे राहुल कहता है कि न्याय दया का दानी, तूने सुनी अब कहानी। दोनों के माँ बेटे के बीच फिर बात होती है, तो राहुल कहता है कि हाँ माँ दया का दानी। तो उनकी माता कहती है कि अब तूने पूरी कहानी समझ ली। गौतम बुद्ध के जीवन से यह एक कहानी हमारे सामने प्रस्तुत की गई है, और वह कहते हैं कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। तो दूसरे अर्थ में कहे तो रक्षा करने वाले पर ही भक्षक को सजा मिलती है। और आगे कहते हैं कि यदि दया करेंगे, सच्चा न्याय करेंगे, तो ही निरपराध को न्याय मिलेगा। यही बात हमें इस कहानी से सुनने को मिलती है। आप देखेंगे तो आपकी काव्य में आखिर स्वाध्याय में भी कुछ ऐसी पंक्तियाँ आपके रूप में दी गई है, जिनको आपको क्या करना है, हिंदी में सार लिखना है। लेकिन यदि परीक्षा में आपको पूछा जाए तो आप आसानी से लिख सकते हैं। इनका जो स्वाध्याय है वो नोटबुक के रूप में लिखेंगे, और आप क्या करेंगे, पूरी कहानी एक बार फिर से, यानी कि पूरी कविता जो समान शैली में लिखी है, उनको एक बार पढ़ लेंगे। नमस्ते, धन्यवाद।